नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। तमाम मुद्दों पे बड़ी बेबाकी से मीडिया के सामने अपनी राय रखते हैं। इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दे पे, जो कि यूपी चुनाव और किसान आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय रहे, किसानों के बीच रहे, मौजूद रहे। तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। पहले यूपी चुनाव पे आप भी सक्रिय हैं, लखनऊ भी आप गए हुए थे। तो सवाल यही है कि जिस तरीके से अब आरएसएस की एंट्री हो गई है चुनाव में, बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर मीटिंग कर रही है, ऐसे में आपको लगता है कि पहले कल तक जो सिर्फ एक संगठन बीजेपी थी मैदान में, अब आरएसएस का भी साथ मिल गया, दो बड़े संगठन अगर यूपी चुनाव पे आती है तो प्रभाव तो पूरा दिख जाएगा। नहीं, कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। और ये कोई आज की नई बात नहीं है। आरएसएस कहने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, लेकिन वो पूर्ण रूप से एक राजनीतिक संगठन है और 24 घंटे पूरे साल हर समय केवल और केवल राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो वो गठबंधन, वो हमेशा जो है उनकी मीटिंग होती है, मिलकर सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, उनका काम है, वो करते रहे हैं। तो ऐसी इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो तबाही वो मचा चुके हैं, बीजेपी सरकार ने इस देश में जो तबाही मचा दी है, और विशेषकर अगर उत्तर प्रदेश की बात कहूं तो उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने हाहाकार मचाया है, जो सरकारी रूप से जो गुंडागर्दी ही की है उन्होंने, और इसके अलावा जो काम उन्हें करने चाहिए थे लोगों की भलाई के लिए, वो सब कुछ नहीं किया। और जिस समय कोरोना काल की दूसरी लहर आई, उसमें जो तांडव मचा है उत्तर प्रदेश में, जिसमें गंगा में बहती हुई लाशें हैं, गंगा की रेती में दबी हुई लाशें हैं, और उनका जो है कफन भी नोच लिया गया, वो सब कुछ अपनी आंखों से लोगों ने देखा है। ना उन्हें बेड मिला, ना उन्हें हॉस्पिटल मिला, ना डॉक्टर मिला, ना उन्हें ऑक्सीजन मिली, ना ही उन्हें जो वेंटिलेटर मिला, वो सब कुछ तबाही लोगों ने देखी है। ये कितनी मीटिंग कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस को हल्के में नहीं ले रहे। माननीय सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, बीजेपी के हैं, कि हिंदू तब तक सुरक्षित है जब तक देश में आरएसएस है, आरएसएस की वजह से हिंदू सुरक्षित है। नहीं, ये तो केवल जो है ना, आरएसएस हिंदुओं को डराने का संगठन है और कुछ नहीं है। नहीं, उसको तो सुरक्षा प्रदान कर रही है। कौन सुरक्षा प्रदान कर रहा है? वो सुरक्षा नहीं प्रदान कर रहे हैं। वो आरएसएस जो है वो हिंदू समाज के लोगों को डरा रहे हैं। किन से डरा रहे हैं? मुसलमानों से, जिनकी संख्या कितनी है? 20 करोड़। आप समझिए, 100 करोड़ लोग, एक तरफ बीजेपी का एक नेता कहता है कि 100 करोड़ हिंदू हैं, दूसरा मोहन भागवत कहते हैं 130 करोड़ हिंदू हैं। अगर 130 करोड़ हिंदू हैं या 100 करोड़ हिंदू हैं, तो आपको केवल 20 करोड़ मुसलमानों से डर लग रहा है। और वो भी उन 20 करोड़ मुसलमानों में 90% मुसलमानों की हालत इतनी खराब है, इतने गरीब, इतने अनपढ़, ऐसी स्थिति में है कि वो क्या लड़ेंगे, क्या संघर्ष करेंगे? वो तो अपने जो मतलब प्रतिदिन की उनकी जो अपनी संघर्ष है, रोटी की, अपने बच्चों को पालने की, परिवार को पालने की, उसी से उन्हें मतलब फुर्सत नहीं है, उसी में वो लगे रहते हैं, कहीं और टाइम नहीं। उनसे डरा रहे हैं। कौन डरा रहे हैं? आरएसएस के लोग डरा रहे हैं कि मुसलमान ये कर देंगे। ये लोगों को केवल और केवल डरपोक बना रहे हैं और कुछ नहीं है, और उसी डर को फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन ये तो मानेंगे ना कि 4.5 साल में योगी जी के राज में दंगे नहीं हुए देश में, उत्तर प्रदेश में। दंगे करने वाले ही वो है सब कुछ। बस दंगे क्या कहते हो? दंगे का मतलब यह है कि कहीं भी किसी भी तरह की आप हिंसा फैलाना। क्या नहीं कर रहे हैं आप? क्या मॉब लिंचिंग नहीं है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग हुई। उत्तर प्रदेश में उस मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए सुबोध कुमार सिंह, आप जानते होंगे, जिनका बुलंदशहर में जो है सरेआम कत्ल किया गया, कोई किसी से छुपा तो है नहीं। इसके अलावा हर जगह, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे जो वो उसके मुस्लिम समाज के लोग हों, जो कोरोना काल में ठेली पे जा रहा है उसको लोग पीट रहे हैं, उसको कुछ की जाति पूछ रहे हैं, उसको घुसने दे रहे हैं, केले वाला जो उसको पीट रहे हैं। मतलब क्या कुछ नहीं हुआ है। और जिस समय लोग आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों की पिटाई की गई, उनकी जो संपत्ति है वो जब्त की गई, और कितने लोगों के जो नाम छाप के, उनके पोस्टर लगा के, लखनऊ तक में उनके पोस्टर लगा के उनको बदनाम करने की पूरे देश में कोशिश की गई, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटो संज्ञान लिया, और चीफ जस्टिस ने उन सारी चीजों को हटाने के लिए किया। किस तरह के दंगे की बात करें? ये दंगा नहीं है क्या? ये दिमागी दंगा इतनी बुरी तरह से फैलाया है बीजेपी ने, और काम क्या है? और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आज ये जब नौटंकी कर रहे हैं सब, क्या जरूरत है? मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति जनता के लिए काम करता है, क्या उसे बताने की जरूरत है कि मैंने तेरे लिए ये काम किया? वो काम दिखता है। तो तुम उनसे पूछो कि तुम दंगे की बात कर रहे हो, तुमने जिस तरह से एनकाउंटर पॉलिसी अपनाई, 120 के लगभग जो मुकदमे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, 117 की बात तो जस्टिस मदन बी लोकुर
ठाकुर वही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के 117 एनकाउंटर जो सुप्रीम कोर्ट में जिन पर सवाल खड़ा किया गया है, आप फर्जी एनकाउंटर कर रहे हो, फर्जी एनकाउंटर कर रहे अपराधियों का अगर एनकाउंटर करते इसमें कहां से दिक्कत हो? नहीं, ये क्यों है? क्यों आप अपराधियों का एनकाउंटर कर रहे हो? आप कानून में विश्वास नहीं आपका? क्या अपराधी इतने ताकतवर हैं कि कानून के जो मजबूत शिकंजे हैं उससे बाहर निकल जाएगा? और अगर आप एनकाउंटर कर रहे हो तो उस एनकाउंटर के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस आपके सामने दी हैं, क्या उनका पालन किया आपने? नहीं किया, कभी आपने पालन नहीं किया। और ये मारने की प्रवृत्ति क्या है? नहीं, निश्चित रूप से ये एक किसी भी राज्य के मुखिया के लिए किसी भी हालत में सही नहीं है कि वो इस तरह की नीति अपनाए कि मारो। और ये जो सारी चीजें अब घटनाएं लगातार हो रही हैं, आप जो उसकी रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में आपकी इस ठोको नीति के कारण, आपकी इस एनकाउंटर नीति के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जो हत्याएं हैं उसमें नंबर 1 हो, जो बलात्कार है उसमें नंबर 1 हो, जो किडनैपिंग हो रही है आप उसमें नंबर 1 हो। और लेटेस्ट तो आपने देखा है कि किस तरह से वो एक जो गुप्ता है उसको गोरखपुर में खुद मार दिया, पुलिस ने मार दिया। किसानों के ऊपर जो चढ़ा दी गई गाड़ियां, उसमें 9 लोगों की हत्या हुई है, आप उसको देख रहे हो। और वो गृह राज्य मंत्री जो अभी तक भी बाहर है, उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसको उससे मंत्री पद से हटाया नहीं गया। ये जो सारी चीजें हैं, क्या आप इसे इग्नोर कर दोगे? और अभी कचेरी में ही शाहजहांपुर में एक वकील को सरेआम दिन दहाड़े 2-2:30 बजे के लगभग गोली मार दी गई, अदालत परिसर में, वो अदालत की बिल्डिंग में है। तो क्या कहेंगे आपको? ये जो सारी चीजें हैं, इनको केवल मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। हकीकत यह है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, ना एजुकेशन में कोई काम किया, ना ही रोजगार में कोई काम किया, ना ही विकास जिसे कहते हो उसमें कोई काम किया। और मेडिकल फैसिलिटी में तो आपने देख लिया कि जो कोरोना काल था उसमें सब कुछ नंगा हो गया। एयरपोर्ट वगैरह तो शिलान्यास आज भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि जो सपना था हवाई चप्पल वाले जो प्लेन में चढ़ेंगे, योगी जी कह रहे हैं अब वो सपना साकार हो जाएगा। तो विकास की गाड़ी आगे बढ़ रही है ना। मतलब उसके तन से आपने साला लंगोटी तक भी छीन ली, उस पे कपड़े भी नहीं हैं, उस पे चप्पल भी नहीं है, उसके पेट में अनाज का दाना नहीं है, और आप कह रहे वो हवाई जहाज चढ़ेगा? इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है? एक व्यक्ति जिसे सबसे पहले खाने के लिए रोटी चाहिए और पेट भरने के बाद उसे एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, फिर उसके बाद में उसे रोजगार चाहिए, फिर उसे स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए। आप ये ना देके और आप उसको कह रहे हो कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया, तू हवाई जहाज में सैर कर। मतलब उस बिल्डिंग के आसपास भी फटक नहीं सकता वो। ये स्थिति है। भूखे नंगों को आप क्या फ्री में भिजवाओगे? आप जो कुशीनगर एयरपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, वहां से क्या ये भूखे नंगे लोग फ्री में यात्रा करेंगे? जापान की, थाईलैंड की, अमेरिका की, चाइना की, ऐसे ले जाएंगे क्या इन्हें? प्रयास लंगोटी में लेके जाएंगे इन्हें? प्रयास तो है ना कि आत्मनिर्भर बने, आगे बढ़े सब लोग। इससे आत्मनिर्भर नहीं बनता। कोई भी समाज आत्मनिर्भर बनता है तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं, वो करनी होंगी। और उन बेसिक चीजों में सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन। आपने एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया, एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं है आपका। तो एजुकेशन बढ़िया होगी, जो आप कह सकते हैं बेस्ट एजुकेशन, आप वो एजुकेशन दीजिए, हर किसी को दीजिए, बिना किसी भेदभाव के दीजिए, समान रूप से दीजिए। और प्रदेश के, देश के दूर दराज इलाकों में जहां कोई भी नहीं पहुंचता वहां तक दीजिए। आपको एक मैं उदाहरण सुनाता हूं, आपको समझ में आएगी। जापान में एक ट्रेन चलती थी और उसमें देखा, पता लगा कि यार ये ट्रेन जो चलती है इसमें कुछ लोग सफर तो नहीं करते हैं। तो जब उस पर बैठक हुई, चर्चा हुई कि भाई इस ट्रेन को क्यों ना बंद कर दिया जाए, तो पता लगा कि वो जो ट्रेन है उसमें केवल एक लड़की आती थी, एक बच्ची आती थी पढ़ने के लिए, केवल एक बच्ची। और जब उन्हें यह पता लगा, उन्होंने उस ट्रेन को कैंसिल करने का प्रोग्राम बिल्कुल बंद कर दिया और कह दिया कि जब तक वो बच्ची वहां से पढ़ेगी ये ट्रेन लगातार आएगी। आप सोचिए, इंसानी जिंदगी की कीमत, इंसानी जिंदगी की कदर, एजुकेशन की कदर क्या होती है, ये उनसे सीखना कि एक बच्ची के लिए पूरी ट्रेन चल रही है, गवर्नमेंट चला रही है। यहां क्या है? यहां तो हजारों लोग मर जाओ, लाखों लोग मर जाओ, उन्हें भूखे पेट सोना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार कह रही है 80 करोड़ लोगों को दे रही है राशन। 80 करोड़ में जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, मात्र 22-23 करोड़ लोगों को ही केवल वो अनाज मिल पा रहा है जो 5 किलो मिलता है। मतलब लोगों का रोजगार छीन के, उनका सब कुछ छीन के, नौकरी छीन के आपने उनको भिखारी बना दिया। और अब आप भीख दे रहे हो, और भीख भी सबको नहीं मिल रही है, भीख भी चंद ही लोगों को मिल रही है। इसे विकास कहेंगे। तो विकास के लिए होता है एजुकेशन। नंबर 2 रोजगार।
लोगों के पास नौकरी हो, रोजगार हो, ताकि वो अपने परिवार का पूरी अच्छी तरह से भरण पोषण कर सके। और तीसरा, उसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे परेशान ना होना पड़े, भटकना ना पड़े डॉक्टर, दवाई और अस्पताल के लिए। और जो बाकी चौथी चीज होती है कि कानून और व्यवस्था इतनी अच्छी मजबूत हो, इतनी बढ़िया हो, शासन प्रशासन में ऐसे लोग हों जो जनता की मुसीबतों को समझे, और वो अगर आते हैं उनके पास में तो उनकी बात सुने और उनका समाधान किया जाए। इनमें से कोई चीज है क्या? नहीं। आपने कई सवालिया निशान उठा दिया, लेकिन इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, इतना बड़ा आबादी है, कहीं ना कहीं तो कमी आपको नहीं लगता है कि हो रही जाती है? तो छोड़ दो। अगर तुम्हारे बस की नहीं है, तुम अगर नहीं कर सकते इतने बड़े उत्तर प्रदेश को जिसकी 24 करोड़ आबादी है, 75 जिसमें जिले हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो छोड़ो। किसने कहा उस पर आप जो अपनी हुकूमत बना रहे हो, कह दो आप मैं नहीं कर सकता सारे में, मैं इस्तीफा देके जा रहा हूं, जाओ उसी मंदिर में घंटे बजाओ। क्या कार्यशैली की तो तारीफ होती है, ऑस्ट्रेलिया भी उन्हें मांग रहा है कि हमें भेज दीजिए योगी जैसे लोग। कौन कहता है? ऑस्ट्रेलिया वाले लोग कहते हैं। ये भी एक प्रचार है जो पैसे देके मैं समझता हूं कराया गया होगा, ताकि मतलब एक बड़ी मजेदार बात है कि भाजपा के नेताओं को अगर प्रशंसा करानी हो तो विदेश से आती है उनकी प्रशंसा, बाहर या देश में नहीं होती उनकी प्रशंसा। कभी ऑस्ट्रेलिया से आएगी, कभी अमेरिका से आएगी, कभी वहां से आएगी। अबे अगर तुम काम ही ठीक कर रहे हो तो देश में तुम्हारी प्रशंसा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश के लोग मॉडल का तो बोलबाला है, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं। हिंदुत्व मॉडल का कोई बोलबाला नहीं है। चंद मनुवादी मानसिक रूप से गुलाम लोग ही, भक्त लोग ही उसकी प्रशंसा करें तो करें, और उनका कोई महत्व नहीं होता। तो इस बार जो है वो असर दिखेगा, जो भी आप तमाम चीजें, महंगाई, रोजगार, सबका असर दिखेगा, निश्चित रूप से असर दिखेगा। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि असर इतना जबरदस्त दिखेगा कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में 2022 के में 50 सीटें नहीं मिलेंगी, जमानत जब्त होगी। लोग बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि जो बीजेपी कर रही है वो सही है। लोग चुप हैं, उन्हें मालूम है कि अगर बोलेंगे तो यूएपीए में उन्हें बंद कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ एनएसए लगा दी जाएगी, झूठी एफआईआर कर दी जाएंगी, इसलिए लोग चुप हैं। ये आप समझिए कि जो तूफान आने वाला है, जो बवंडर आने वाला है, उस तूफान से पहले की खामोशी है। और जब बवंडर आएगा आप देखना बीजेपी का सुपड़ा सा। कई सवाल आपने उठा दिया, पेपर नहीं पढ़ते, वहां तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। पेपर क्या करना पेपर को? आपको मालूम नहीं है 9-9 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन जो मीडिया के लोग हैं जो इंफॉर्मेशन आ रही है, 9-9 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को दिए गए हैं। चौथा अपने जो इसका जो सप्लीमेंट्री बजट अभी पेश किया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उसमें 500 करोड़ रुपए सिर्फ सूचना विभाग के लिए दिए गए हैं। और सूचना विभाग क्या है कि इलेक्शन से पहले सरकारी पैसे पर, यानी जो पब्लिक का पैसा है उस पर अपना प्रचार करो, तो वो प्रचार हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में सब जानते हैं किस तरह से पैसा बांटा गया है, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कैसे दुम हिला रहा है जो बीजेपी के पीछे या उत्तर प्रदेश सरकार के पीछे। वो सारी की सारी स्थिति तो सबको मालूम है कि सब प्रायोजित है। अगर सही होता तो कलकत्ता से वो नहीं लानी पड़ती है जो हाईवे और जो सड़क लेके आए हैं। आपने देखा ना इंडियन एक्सप्रेस में, जो अगर सब कुछ यहीं का था तो यहीं का छपवाते ना, लेकिन आप वहां के लिए अबे यहीं का छपवा देते। जो अखिलेश ने बनवाया लखनऊ एक्सप्रेस पे उसी का फोटो ले लेते हैं, जो मायावती ने बनवाया एक्सप्रेस पे, यमुना एक्सप्रेस पे उसी का फोटो ले लेते। कम से कम उत्तर प्रदेश का तो दिखाते हैं। वो भी नहीं है, वो वहां से लेके आए कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से लेके आए, और वो बिल्डिंग अमेरिका से, और साथ में जो वो फैक्ट्री है ना जो 2016 में ही कई पत्रिकाओं में छप चुकी थी, वो भी अमेरिका की फैक्ट्रियों से लेके आए। ये तो है इनका विकास। तो इनके पास कहने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है इनके पास। और ये सब जनता जानती है और इसका जवाब जनता देगी। तो ये थे भानु प्रताप जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे। बड़ी बेबाकी से कई सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पे उठाया, और साथ ही साथ देश के चौथे स्तंभ मीडिया पे भी सवाल उठाया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।